वो आंधी तूफान बना हवेली पहुंचा और अपनी गन लोड करते जीप की तरफ बढ़ा। मुकर्रम, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? शाजिम शाह ने उसके गुस्से से सुर्ख चेहरे पर छाए सर्द और सपाट तासुरात देखते पूछा। बाबा साईं, आज मैं चौधरियों को छोड़ूंगा नहीं। बहुत पर निकल आए हैं इनके। हमारे गांव के लड़के का कत्ल किया है उन्होंने। जानते नहीं कि शाहों से दुश्मनी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। मुकर्रम ने सफाक लहजे में कहा। गुस्से से उसका बुरा हाल हो रहा था। मुकर्रम, होश से काम लो। मत भूलो तुम हमारे वारिस और इस गांव के होने वाले सरदार हो। जो भी फैसला होगा वो जिरगे में होगा। शाजिम ने उनकी बात सुनते संजीदगी से कहा। वो लोग हमारे गांव में घुसकर हमारे लोगों का खून बहाएं और हम चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं? नहीं बाबा साईं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुकर्रम ने जख्मी शेर की तरह धाड़ कर कहा तो शाजिम ने उसके हाथ में से गन पकड़ते हुए आयान को लेकर दे दी। तुम मेरे साथ आओ। वो उसे अपने पीछे आने का कहकर अंदर चले गए। मुकर्रम जब्त से मुठियां भींचते उनके पीछे गया। बैठो। कमरे में जाते शाजिम ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया तो वो होंठ भींचते बैठ गया। शाजिम ने अपने खूबरू बेटे को देखा, जिसकी भूरी पुरकशिश आंखों में गुस्से से छाई सुर्खी, मूंछों तले भिंचे उनाबी लब, कुशादा पेशानी पर पड़ी सिलवटें और तनी हुई भवें उसके अंदर के इश्तियाल का पता दे रही थी। सफेद सूट में मलबूस, कांधे पर शॉल डाले, वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था, जिसकी सहर अंगेज पर्सनैलिटी जो देखने वाले को अपने शहर में कैद करने की सलाहियत रखता था। बात बात पर जज्बाती नहीं होते मुकर्रम साईं, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है, जिसके बाद इंसान ऐसे गलत फैसले लेता है या कार्रवाइयाँ कर जाता है जिसके बाद सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। मैं कोई गलत फैसला नहीं कर रहा बाबा साईं, इंसाफ दिला रहा हूँ उस माँ को जिसका कलेजा निकाल लिया गया है, उस बूढ़े बाप को जिसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया। उनके मुजरिमों को सजा देने जा रहा हूँ। इंसाफ के तकाजे यही कहते हैं बाबा, खून का बदला खून। मुकर्रम ने सपाट लहजे में कहा। तुम्हें क्या लगता है किसी और माँ का कलेजा निकाल कर तुम इंसाफ कर लोगे? नहीं मुकर्रम साईं, गलत सोच है तुम्हारी। तुम भी किसी माँ का कलेजा निकाल कर जुल्म करोगे, इंसाफ नहीं। और ऐसा करने से दुश्मन बढ़ेंगे। आज तुम जाकर एक को मारोगे तो कल वो आकर दो और मार कर चले जाएंगे। इसलिए होश से काम लो। जो भी फैसला होगा जिरगे में होगा। समझ रहे हो ना? शाजिम ने संजीदगी से कहा तो मुकर्रम ने इस बात में सर हिलाया। तुम जानते हो तुम्हारे चाचा साईं आ रहे हैं? जी जानता हूँ। और ये भी जानते हो ना कि वो किस मकसद के लिए आ रहे हैं? शाजिम ने जांचती नजरों से उसके चेहरे को देखते कहा। जी ये भी जानता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अगर है तो बता दो। नहीं बाबा साईं, मुझे क्या एतराज हो सकता है, जैसा आपको बेहतर लगे। बाबा साईं आप लोग हवेली जाएं, मुझे कल एक मीटिंग अटेंड करनी है, मैं बाद में आ जाऊंगा। सब डिनर करते वक्त इकट्ठे बैठे खाना खा रहे थे जब दिलावर ने कहा, हवेली कौन जा रहा है? जरनाब ने दिलावर की बात सुनकर हैरत से पूछा। हम जा रहे हैं। तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो, सुबह सुबह निकलना है हमें। रेहाब बेगम ने दोनों को देखते कहा तो इमामा ने मुस्कुराते सर हिलाया। लेकिन मॉम, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरे एग्जाम्स हैं नेक्स्ट वीक से, मुझे तैयारी करनी है। आप लोगों को जाना है तो जाएं। जरनाब, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। जितना कहा है उतना करो। हर बात में जिद करना ज़रूरी नहीं होता। जहाँ तक रहा तुम्हारे एग्जाम्स का मसला, तो अभी एक हफ्ता रहता है, तब तक हम वापस आ जाएंगे। रेहाब बेगम ने सख्ती से कहा तो जरनाब अपना सा मुँह लेकर रह गई। क्या यार, सबका हवेली जाना ज़रूरी है क्या? जरनाब ने कमरे में आते चिढ़ते हुए कहा। आपकी अम्मी ने कहा तो है कि आपके एग्ज़ाम से पहले वापस आ जाएंगे, तो फिर क्या परेशानी है? वैसे भी गांव में कितना मज़ा आता है। हरे भरे खेत, बाग, नहरें, वहाँ का पुरसकून माहौल, धूल मिट्टी से पाक ताज़ा हवा रूह को सुकून बख्शती है। कसम से मेरा बस चले तो मैं वहीं रह जाऊं। इमामा ने आंखें बंद किए मुस्कुराते कहा, जैसे वो सब महसूस कर रही हो। तो रह जाओ ना वहीं, लेकिन मुझे माफ़ी रखो, मुझे नहीं पसंद। याद नहीं पिछली बार जब गए थे तो सुल्ताना फूफो कैसे कैसे बार बार तंज कर रही थी और बात बात पर रोक टोक, ये ना करो वो ना करो, धीमा बोलो, हंसो मत। लड़कियां मुंह फाड़ कर नहीं हंसती, जैसे लड़कियां तो इंसान ही नहीं होती। तुमने देखा था पुप्पो को कैसे हंसती हैं खुद, उनके जिन्नाती कह कहे अभी तक याद है मुझे तो ख्वाब में भी उनके कह कहे दिखते हैं। जरनाब ने जलते कहा तो इमामा की हंसी छूटी थी। और ताई अम्मी का बेटा मुकर्रम पता नहीं क्या समझता है खुद को। उसका एटीट्यूड देखा है तुमने? माना कि बहुत हैंडसम है,
पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सामने वाले की कोई इज्जत नहीं। अजीब लोग, मेरा तो दम घुटने लगता है वहाँ। जरनाब ने सोचते ही झुरझुरी ली तो इमामा हंस दी। आपी फुफ्फो की तो आदत है, वो किसी को नहीं छोड़ती। ताई अम्मी कितनी स्वीट है ना। और जहाँ तक बात मुकर्रम भाई की है, उनकी नेचर ही ऐसी है। कुछ दिन के लिए तो जा रहे हैं बस, हमने कौन सा सारी ज़िंदगी वहाँ रहना है। इमामा ने कबर्ड से स्लीपिंग सूट निकालते कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि जरनाब मोबाइल उठाए मैसेज टाइप करने लगी। व्हाट? क्या मतलब? अब क्या मैं पूरा वीक तुम्हें नहीं देख सकता, बात भी नहीं कर सकता? कोई ज़रूरत नहीं जाने की। ज़रार जरनाब के हवेली जाने का सुनकर गुस्सा हुआ था। ज़रार जाना तो पड़ेगा, मॉम डांटेंगी। तुम मना कर दो ना, कोई बहाना बना दो। नहीं कर सकती, मॉम ने सख्ती से कहा है कि वो कोई बहाना नहीं सुनेगी। चलें, एक हफ्ते की बात है, मैंने कौन सा सारी ज़िंदगी वहाँ रहना है। जरनाब ने कहा तो ज़रार ने फ़ोन को घूरा जैसे फ़ोन की जगह वही खड़ी हो। तुम्हारे लिए ये 7 दिन कुछ भी नहीं, मेरे लिए ये 7 दिन अजाब से कम नहीं है जालिम लड़की। ज़रार ने बेचारगी से कहा तो जरनाब उसकी दीवानगी पर हंस दी। इतनी मोहब्बत करते हो क्या मुझसे? मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ तुमसे, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती मेरी दीवानगी का। ज़रार ने भारी लहजे में कहा। ओके, अब मैं जा रही हूँ, नीचे सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जरनाब ने उसकी बातें सुनकर धड़कते दिल से कहा, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना मेरे लिए, और पहुंचकर मुझे इत्तला दे देना। ज़रार ने मोहब्बत से कहा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जरनाब ने कहते ही कॉल काटी, तभी उसकी मैसेज ट्यून बजी। आई मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच। मैसेज पढ़ते ही जरनाब के लबों पर मुस्कुराहट फैली। तुम्हारा वाकई कुछ नहीं हो सकता, पागल इंसान। जरनाब ने मैसेज टाइप करते सेंड किया और मुस्कुराते बाहर निकली, जहाँ सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। बाजीगा बेटा, ये ट्रे पकड़ो, जाओ अपनी चाची को नाश्ता करवा कर दवाई दे दो प्लीज़। मैं तुम्हारे बाबा को देखूं जाकर, उन्हें ऑफिस से देर हो रही है। बाजीगा किचन में आई तो रुमैसा बेगम ने नाश्ते की ट्रे उसके हाथ में देते कहा, जी अम्मी, मैं करा दूंगी नाश्ता, आप जाएं। बाजीगा ने मुस्कुराते हुए कहा और ट्रे उठाई जीनत बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गई। अस्सलामुअलैकुम चची जान। अरे बाजीगा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज सूरज कहाँ से निकला? उसे अपने कमरे में देखकर ज़ैनब बेगम को खुशगवार हैरत हुई थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं चची जान, बस आज ये सूरज आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आज मैं कॉलेज से छुट्टी मार के बैठी हूँ। बाजीगा ने हंसते हुए कहा, क्यों, खैरियत तो है ना? बस चाची जान, आज मेरी जिगरी दोस्त कॉलेज नहीं गई तो मेरा भी दिल नहीं किया। बाजीगा ने कंधे उचकाए। ओ, मतलब इमामा कॉलेज नहीं गई? हाँ जी, वो अपने गांव गई हुई है पूरे 1 वीक के लिए। आपको पता है ना, उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता। ये वीक पता नहीं कैसे गुजरेगा, मेरा बस चले तो उसे अपने पास रख लूं। बाजीगा ने उदासी से कहा तो जीनत बेगम मुस्कुरा दी। तो बेटा, तुम अब भी उसे अपने पास रख सकती हो? हैं, सच में? मगर कैसे? बाजीगा ने जीनत बेगम को देखते इश्तियाक से पूछा। सिंपल, अपनी भाभी बनाकर, जीनत बेगम ने कहा तो बाजीगा का मुंह खुला। ओ हाँ, सीरियसली ये हो सकता है? इमामा और मेरी भाभी, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? इमामा को अपने घर का फर्द और अपनी भाभी के रूप में सोच कर ही बाजीगा की खुशी का ठिकाना आना था, क्योंकि तुम अक्लमंद नहीं हो, पागल। ज़ीनत बेगम ने उसके सर पर चपत लगाते कहा तो वो हंसते हुए उनके गले लगी। थैंक यू सो मच चची जान, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। बस अब अम्मी के कानों तक बात पहुंचानी होगी, भाई को वो खुद संभाल लेंगी। बाजीगा ने चहकते हुए कहा तो जीनत बेगम उदासी से मुस्कुरा दी। इमामा उन्हें भी बहुत पसंद थी, एक अजीब सी उनसियत महसूस होती थी उससे। जीनत बेगम जब भी उसे देखती उनके दिल में अजीब से एहसासात पैदा होते जिन्हें वो खुद समझ नहीं पाती थी। वो लोग हवेली पहुंच चुके थे, सबने जोशो खरोश से उनका इस्तकबाल किया। मुबशरा बेगम जरनाब को देखकर वारी सदके जा रही थी, जाती भी क्यों ना, आखिर को उनकी होने वाली बहू जो थी वो। जबकि सुल्ताना बेगम का अंदाज नॉर्मल था, रात होने वाली थी। सबसे मिलकर इमामा और जरनाब कमरे में आराम करने चली गई, जबकि बड़े सब लाउंज में बैठे थे। भाई साहब, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। माशाल्लाह से जरनाब की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और मुकर्रम भी ज़िम्मेदार हो गया है, सरदारी संभालने वाला है, तो मैं उसकी अमानत उसे सौंपने आया हूँ। शमून ने कहा तो सबके चेहरे पर खुशी छाई। तो ठीक है, नेक काम में देरी कैसी, बिस्मिल्लाह करते हैं। भाई आप लोग शादी की तैयारियां शुरू करें, शाजिम शाह ने मुस्कुरा कर कहा तो शादी का सुनकर रेहाब बेगम की मुस्कुराहट सिमटी थी।
भाई साहब माजरत, लेकिन शादी इतनी जल्दी? मतलब मैं कह रही थी कि अभी सिर्फ निकाह कर लेते हैं, वैसे भी जरनाब के पेपर हैं, ऐसे में शादी। रेहाब बेगम ने संजीदगी से कहा। रेहाब फिक्र क्यों करती हो, जरनाब अब हमारी और मुकर्रम की जिम्मेदारी है। उसके इम्तहानात से पहले ही शादी हो जाएगी और मुकर्रम है ना, उसे लेकर जाएगा शहर। तुम बस हमारी अमानत हमें सौंप दो। मुबशरा बेगम ने रेहाब का हाथ पकड़ते मान से कहा तो वो जबरन मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में उठते वसवसे उन्हें परेशान कर रहे थे। मुकर्रम के आते ही शादी की डेट रख दी गई, वो भी बिना जरनाब को बताए। सुबह जरनाब उठी तो हवेली में होती हलचल देखकर हैरान हुई। अस्सलामुअलैकुम अम्मी, अस्सलामुअलैकुम ताई अम्मी, ये इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं, कुछ खास है क्या? जरनाब ने लाउंज में बैठी रेहाब और मुबशरा बेगम को सलाम करते हैरान कुन लहजे में पूछा, अरे ये क्या, जिसकी शादी है उसे पता ही नहीं कि तैयारियां क्यों हो रही हैं? भाभी आपने बताया नहीं जरनाब को कि ये सारी तैयारियां उसकी और मुकर्रम की शादी के लिए हो रही हैं? अभी रेहाब बेगम उसे बताने ही लगी थी जब सुल्ताना बेगम ने आते तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तो उनकी बात सुनकर जरनाब को लगा कि हवेली की छत उस पर गिरा दी गई हो। बेयकीनी से आंखें फाड़े वो रेहाब बेगम को देखते अपने कमरे में भाग गई। शर्मा गई लड़की। भाभी नाश्ते में क्या है? सुल्ताना बेगम ने उसके भागने पर मुस्कुरा कर कहा और मुबशरा बेगम से बातों में लग गई, जबकि रेहाब बेगम जरनाब का सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी। इमामा जो सुबह से उदास थी, उसे जब जरनाब और मुकर्रम की शादी की खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बाजिगा को बताकर वो दाजी के कमरे की तरफ जा रही थी, जब सामने से आते मुकर्रम से टकराई। अल्लाह, मेरा सर! उसका सर मुकर्रम के सीने में जा लगा था। अपना सर उसके सीने पर टिकाए वो कराही तो मुकर्रम उन खुशबुओं भरे नर्मो नाजुक वजूद को अपने करीब पाकर साकित हुआ। उसके हाथ के नीचे मुकर्रम के दिल की रफ्तार तेज हुई, लेकिन जल्द ही वो उसके हिसार से निकलते होश में आया और अपने खोल में सिमटते गुस्से से उसे घूरा। आंखें कराई पर दी गई हैं क्या, जो अंधों की तरह चल फिर रही हो? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? मुकर्रम ने बाजू से पकड़ते उसे खुद से दूर करते सख्ती से कहा तो इमामा ने सर पकड़कर उसे घूरा। गलती आपकी है और आप मुझे डांट रहे हैं। देखें कितनी चोट लगी है मुझे, वो भी आपकी वजह से। इमामा ने शिकायती नज़रों से उसे देखते कहा, हाँ बहुत चोट आई है, सर फट गया है तुम्हारा, देखो कितना खून निकल रहा है। बेवकूफ़ लड़की, आंखें खुली रखा करो अपनी, समझी? मुकर्रम ने भवें सुकेड़ते हुए घूर कर उसे देखते हुए कहा और साइड से निकलता चला गया। इमामा उसकी पुश्त घूर कर रह गई। बस ये सब क्या हो रहा है मोम? मेरी शादी और वो भी उस साइको इंसान के साथ? नो वे, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस घमंडी से शादी नहीं करूंगी। आप डैड से कहें कि वापस चलें, मैं 1 मिनट और यहाँ नहीं रुकना चाहती हूँ, जरनाब ने गुस्से से लाल होते हुए कहा और कबर्ड से अपने कपड़े निकाल कर बेड पर फेंकने लगी। जरनाब, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो बेटा? कहीं नहीं जा रहे हम। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी बेहतरी के लिए ही फैसला किया है। क्या तुम्हें अपने बाबा पर यकीन नहीं है? वो तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे बेटा। तुम्हारी दादी ने बचपन में ही तुम्हें मुकर्रम के लिए मांग लिया था। हम तुम्हें बताने ही वाले थे। कब बताने वाले थे? मेरी शादी के दिन। आप लोगों को उन सब लोगों की परवाह है जो इस दुनिया में ही नहीं है, और जो जिंदा है उनकी आपको फिक्र ही नहीं। मैं उस इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती, और यहाँ इस कैद खाने में तो कभी नहीं। क्यों नहीं गुजार सकती? मैं तुम्हारे बाबा को क्या वजह बताऊंगी इनकार की? बोलो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ मॉम, ये वजह है मेरे इनकार की। अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। चटाख, जरनाब ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कहा। तभी रेहाब बेगम का हाथ उठा और उसके गाल पर निशान छोड़ गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जरनाब। 2 दिन की मोहब्बत के लिए तुम हमारी सारी ज़िंदगी की मोहब्बत को फरामोश कर दोगी। ज़रा भी हमारा और हमारी इज्जत का ख्याल नहीं तुम्हें? हमारी मोहब्बत का ये सिला दे रही हो तुम? इतनी बदलिहाज हो गई हो कि बात करने की तमीज़ तक भूल गई हो। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शादी होगी तो मुकर्रम से होगी, समझी? अगर घर से बाहर निकलने का सोचा भी तो टांगें तोड़ दूंगी तुम्हारी मैं। रेहाब बेगम ने गुस्से से उसका बाजू दबोचे कहा, जो हक्का बक्का सी गाल पर हाथ रखे उन्हें देख रही थी। मॉम, आप लोगों ने मुझे नाजों से इसलिए पाला था कि बदले में मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगे।
मेरा जीने का हक ही छीन ले। अगर ऐसा है तो फिर आप भी सुन लें, मैं ये शादी किसी सूरत नहीं करूँगी, फिर चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लें। जरनाब ने हठ धर्मी से कहा और ड्रेसिंग रूम में घुस गई। रेहाब बेगम ने बेबसी से ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देखा और सर पकड़कर बैठ गई। आज उसकी मेहंदी थी। सुबह से ही हवेली में हलचल मची हुई थी। फंक्शन रात का रखा गया था। सब तैयारियों में मसरूफ थे। मुकर्रम और शमून शाजिम के साथ जिरगे गए हुए थे, जहाँ चौधरियों का फैसला होना था। उन लोगों ने अपने नादानिस्तगी में किए गए गुनाह की माफ़ी मांगी और बदले में खून बहा देने का कहा, तो अल्लाह दीते ने खून बहा लेने से मना कर दिया और अल्लाह की रज़ा के लिए उन्हें माफ़ कर दिया। अगर वो खून के बदले खून मांगता तो दुश्मनी बढ़ सकती थी, जबकि उसके बूढ़े कंधों में और जनाजे उठाने की सकत नहीं थी। बेशक अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। शाजिम शाह ने अपने सपूत की शादी की खुशी में गरीबों में कपड़े तकसीम किए। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। शमून, दिलावर अभी तक नहीं आया, आप उसे फ़ोन करें, आज तो उसने आना था ना। बेगम फ़िक्र मत करो, मेरी उससे बात हो गई है। कह रहा था कि काम ज़्यादा था इस वजह से नहीं आ सका, कल आएगा। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो। शमून ने मेहंदी रंग के सूट में मलबूस हल्का सा मेकअप किए रेहाब को देखते उसकी तरफ झुकते सरगोशियाना अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, शमून सब देख रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें। रेहाब ने उसे घूरते कहा तो शमून हंस दिया, देखते हैं तो देखने दो, अपनी बीवी की तारीफ कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या कबाहत। शमून ने शरारत से आंख विंग करते कहा तो रेहाब उसे घूर भी ना सकी। जरनाब ने मल्टी कलर की कुर्ती और लाइट ग्रीन कलर का शरारा पहना था, जिसमें फूलों के जेवरात से सजी वो चांद को भी मात दे रही थी। इमामा ने ग्रीन कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था, हाथों में ताज़ा फूलों के गजरे पहने, कमर तक आते स्याह बालों को खुला छोड़े लाइट से मेकअप में वो कई निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। उसकी मासूमियत और चेहरे पर छाई कशिश देखने वालों को अपनी तरफ खींचती थी। इमामा बेटा मेरी बात सुनो, वो गांव की औरतों के साथ गा रही थी। जब मुबशरा बेगम ने उसे आवाज़ दी तो वो अपना फ्रॉक संभालते उनके पास आई। जी ताई अम्मी, बेटा ये सामान तो अंदर किचन में रख दो, मैं ज़रा मेहमानों को देख लूँ। मुबशरा बेगम ने उसे टोकरी थमाई जिसमें फूलों के साथ उपटन और मेहंदी का सामान रखा गया था। जी ताई अम्मी मैं रख दूंगी, आप जाएं, इमामा ने टोकरी लेते कहा और किचन की तरफ बढ़ी। वो टोकरी उठाए गुनगुनाते हुए जा रही थी जब उसकी हील फ्रॉक में अटकी। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, मुकर्रम जो किचन में खाना लेने आया था उसे गिरते देख हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। टोकरी उल्टी जिसमें से दोनों पर उपटन गिरा, दोनों उपटन में रंग गए। मुकर्रम ने उसके दोनों हाथों से पकड़ा और सीधा खड़ा किया। हाँ मेरी ड्रेस, इमामा ने अपने फ्रॉक पर से उपटन साफ करते रूहान सी आवाज़ में कहा, तो मुकर्रम ने नज़र भर कर उसे देखा और देखता ही रह गया। मुकर्रम भाई ये क्या किया आपने, मेरी सारी ड्रेस ख़राब कर दी। सामने मुकर्रम को देखकर वो गुस्सा हुई, मैंने ख़राब की है, टकरें तुम मारती फिरती और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो। इस पूरी हवेली में तुम्हें मैं ही मिला हूँ टकरे मारने के लिए। मुकर्रम ने उसके हसीन चेहरे से नज़रें चुराते हुए सर्द लहजे में कहा, यही सवाल मैं अगर आपसे करूं तो आप भी तो हर बार मुझसे ही टकरा जाते हैं ना। गुस्से से इमामा की छोटी सी नोक जिसमें सफ़ेद लौंग चमक रही थी सुर्ख हुई। पहले मुझे आपकी वजह से चोट लगी और आज आपकी वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई, अब मैं ऐसे बाहर जाऊंगी क्या। इमामा ने हाथ से उपटन साफ करते मुंह बनाते नरोठेपन से कहा और फिर उसी हाथ से अपने चेहरे पर बिखरे बाल पीछे किए जिससे उपटन उसके गाल पर भी लग गया। उसकी मासूम अदाएं देखकर मुकर्रम का दिल बेकाबू हुआ, लेकिन उसने खुद को डपटा, अब मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस लेकर तो आने से रहा, अक्ल भी इस्तेमाल कर लो, जाओ जाकर वॉशरूम में इसको साफ कर लो, अहमक लड़की। मुकर्रम ने बेनियाजी से कहा और बिना खाना खाए बाहर निकल गया। वैसे भी इमामा को देखकर उसकी भूख उठ चुकी थी। फंक्शन खत्म होने के बाद जरनाब अपने कमरे में आ गई। मेहंदी के जोड़े में मलबूस वो बालकनी में खड़ी फ़ोन कान से लगाए बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। फ़ोन उठाओ ज़रार, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। बार बार नंबर डायल करते वो बुड़बुड़ाई, हेलो ज़रार, मैं जरनाब। जरनाब तुम, इस वक्त क्या हुआ, सब ठीक है ना, तुम रो क्यों रही हो। जरार ने घड़ी पर टाइम देखते उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर फिक्रमंदी से पूछा, जरार मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मॉम डैड ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, मुझे ये शादी नहीं करनी जरार। जरनाब रोते हुए बोली, क्या, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग, तुम उनसे बात करो ना। यहाँ मेरी कोई नहीं सुन रहा, तुम प्लीज़ आकर मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं ये शादी नहीं करूँगी, अगर तुम ना आए तो मैं खुद को मार डालूँगी। जरनाब जनूदी अंदाज में बोली, शट अप जरी, होश में तो हो तुम, ऐसा सोचना भी मत, कुछ सोचता हूँ मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। जरार ने सख्ती से उसे डपटते हुए कहा,
तुम सोचते रहना और यहाँ मेरी शादी हो जाएगी। अगर नहीं आ सकते तो बता दो, मैं कोई और रास्ता खुद ही निकाल लूँगी। ज़रनाब ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है जो बकवास किए जा रही हो? जब कह दिया कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा तो समझ नहीं आ रही तुम्हें? ज़रार ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, आई एम सॉरी ज़रार, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, किसी और को सोच कर ही मेरा दम घुटने लगता है। प्लीज़ मुझे ले जाओ यहाँ से। ज़रनाब ने उसका गुस्सा देखकर रोते हुए कहा, ओके रो मत, मैं ऐसा करता हूँ मॉम डैड को भेजता हूँ, वो अंकल आंटी से बात करेंगे। किसी को नहीं भेजोगे तुम? मैं अपने घर वालों को जानती हूँ, वो किसी की नहीं सुनेंगे। तुम खुद आकर मुझे ले जाओ, वरना मैं कुछ कर दूंगी खुद को। ज़रनाब ने शिद्दत से रोते हुए ज़िद्दी लहजे में कहा, ओके रिलैक्स, तुम रोना बंद करो, मैं खुद आऊँगा, बट तुम वादा करो तुम खुद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी, समझी? मैं वादा करती हूँ, प्लीज़ आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। ज़रार ने नर्म लहजे में कहा तो ज़रनाब की जान में जान आई। जल्दी आना प्लीज़, उसने रोते हुए कहा और फ़ोन काट दिया। रात के आखिरी पहर, हर तरफ सन्नाटे का राज था। ऐसे में एक ह्योला चादर से खुद को ढांपे हवेली से निकला, गांव की पगडंडियों से होते खेतों की तरफ गुम हो गया, जबकि दूर गांव की सड़क पर गाड़ी की जलती हेडलाइट्स जलती रह गईं।